अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज किस तरह बर्फ बना देता है और एसी किस तरह कमरे को ठंडा कर देती है। तो उन सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, रेफ्रिजरेटर को सबसे पहले 1755 में एक स्कॉटिश प्रोफेसर विलियम कोलन ने इजाद किया। उसने एक बहुत बड़ा बर्तन ले लिया और इसमें इसने ईथर यानी स्पिरिट को डाला। फिर इसके ऊपर इसने प्रेशर यानी दबाव को कम किया और इससे हवा को बाहर निकाला गया, जिसकी वजह से ईथर ने उबलना शुरू कर दिया और वो बुहारात यानी वेपर्स में तब्दील हो गए। वेपर्स यानी बुहारात में तब्दील होने के बाद ईथर ने बर्तन में काफ़ी मकदार में ठंडक पैदा कर दिया, लेकिन वो इस तरीके से इससे मुसलसल ठंडक हासिल करने में नाकाम रहा, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ईथर के वेपर्स यानी बुहारात को वापस किस तरह माए शक्ल में तब्दील करे, और वो कंप्रेसर के बारे में भी नहीं जानता था। फिर इसके बाद 1805 में एक अमेरिकन साइंसदान ओलिवर ईवन ने विलियम कोलिन के तजुर्बे को दोहराते हुए उसने सोचा कि अगर ईथर पर प्रेशर कम करने की वजह से ये बुहारात में तब्दील हो सकता है, तो इस पर प्रेशर दोबारा बढ़ाने से ये माए शक्ल में भी तब्दील हो सकता है। तो उस मकसद के लिए उसने एक कंप्रेसर बनाया और उसने विलियम कोलिन के उस बर्तन को लेके इसमें ये कंप्रेसर लगाया, और इस तरीके से उसने एक क्लोज्ड वेपर कंप्रेशन सिस्टम यानी एक बंद रेफ्रिजरेटर बनाया, और इस तरीके से उसने इससे मुसलसल ठंडक हासिल करने में कामयाब हो गए। लेकिन इसमें एक मसला था। इस रेफ्रिजरेटर में जो कंप्रेसर लगा हुआ था वो गर्म पानी के भाप यानी स्टीम से चलने वाले इंजन से चलता था, और थोड़ी से मकदार में बर्फ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तवाने की ज़रूरत होती थी। यानी एक गिलास बर्फ बनाने के लिए भी 1000 रुपये खर्च होता था, और इसकी जिसामत भी बहुत बड़ी थी जो कि घरेलू इस्तेमाल के लिए मुनासिब नहीं था। फिर इसके बाद 1913 में एक और साइंसदान फ्रेड डब्ल्यू उल्फ ने बिजली से चलने वाला एक कंप्रेसर बनाया। उसने ओलिवर इवन के रेफ्रिजरेटर को लेके उससे वो पुराना कंप्रेसर हटा के इसकी जगह बिजली से चलने वाला कंप्रेसर लगाया। इसी तरह वो इससे कम वक्त में कम बिजली में ज्यादा बर्फ हासिल करने में कामयाब हो गए। लेकिन सवाल ये है कि रेफ्रिजरेटर और एसी काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, रेफ्रिजरेटर और एसी की हमारे पास 6 बड़े हिस्से होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, कैपिलरी ट्यूब, फिल्टर, एवापोरेटर एंड एक्यूमुलेटर। कंप्रेसर का काम होता है गैस को कंप्रेस करना, दबाना और इसका टेम्परेचर बढ़ाना। कंडेंसर का काम होता है गर्म गैस को ठंडा करना। कैपिलरी ट्यूब का काम होता है इस गैस पर दोबारा प्रेशर को कम करना और उसे माया शक्ल में तब्दील करना। फिल्टर का काम होता है गैस को साफ करना और इससे कचरा वगैरह हटाना। एवापोरेटर का काम होता है चीज़ों को ठंडा करना और इसमें रखी गई पानी को बर्फ में तब्दील करना। और अक्यूमुलेटर का काम होता है माया गैस को वापस गैस की शक्ल में तब्दील करना। ये सारी चीज़ें इकट्ठे तौर पर एक चक्कर एक साइकिल में काम करके हमारे लिए ठंडक पैदा करते हैं। सबसे पहले कंप्रेसर में एक गैस डाला जाता है। इस गैस का नाम होता है फ्रियॉन। तो कंप्रेसर इस गैस को कंप्रेस करके उसके दबा के इसका प्रेशर 8 बार तक बढ़ जाता है, और इसके साथ साथ इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है। क्योंकि ये गैसों की खसूसियत होती है कि जब हम गैसों को दबाते हैं तो उसका टेम्परेचर दर्जे हरारत बढ़ता है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब आप साइकिल के टायर में हवा डालते हैं तो हवा डालने के बाद आपको साइकिल का पंप गर्म महसूस होने लगता है, क्योंकि आप इस पंप की मदद से बार बार हवा को दबाते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से वो गर्म होकर पंप को गर्म कर देता है। बिल्कुल इसी तरह इस उसूल को कंप्रेसर भी इस्तेमाल कर देता है। जब ये फ्रियॉन गैस को कंप्रेस करता है, दबाता है, तो इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है। फिर इसके बाद इस गैस को कंडेंसर में भेजा जाता है। कंडेंसर एक लंबा पाइप होता है जो एक जाल की शक्ल में मुड़ा हुआ होता है, और ये रेफ्रिजरेटर के पीछे हिस्से में लगा होता है। इतनी लंबा फासला तय करने के बाद ये गर्म गैस आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने लगता है, क्योंकि इसका दर्जा हरारत माहौल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है। और जब ये कंडेंसर के आखिरी हिस्से से निकलना शुरू हो जाता है तो उसका टेम्परेचर तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता माए शक्ल में भी तब्दील होना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद ये गैस कैपिलरी ट्यूब में अंदर चलना शुरू हो जाता है। कैपिलरी ट्यूब स्प्रिंग की शक्ल में एक बारीक पाइप होता है जिसकी लंबाई 5 मीटर और इसकी मोटाई 0.5 मिलीमीटर होता है। जब ये गैस इसमें अंदर चलना शुरू हो जाता है तो उसका रफ्तार तेज हो जाता है और इस पर प्रेशर तकरीबन 0.6 बार तक गिर जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से इसका टेम्परेचर भी मज़ीद कम होना शुरू हो जाता है।
اور جب یہ گیس کیپلری ٹیوب کے آخری حصے یعنی ایکسپینشن وال سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ اچانک پھیلتا ہے، اور پھیلنے کی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر -16 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جب آپ اپنے ہتھیلی پہ اسپرٹ ڈالتے ہیں تو آپ کے ہتھیلی پر اسپرٹ خشک ہو جانے کے بعد وہ اڑ جاتے ہیں اور وہ پھیلتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آپ کے ہتھیلی سے حرارت کو جذب کر کے اوپر لے جاتے ہیں اور آپ اپنے ہتھیلی پہ ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کیپلری ٹیوب بھی اس اصول کو استعمال کرتے ہوئے جب اس کے ایکسپینشن وال سے گیس باہر نکلتا ہے تو اچانک پھیلتا ہے، اور پھیلنے کی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر -16 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے، اور اس وقت گیس مکمل طور پر مائع شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ٹھنڈی مائع اس کے بعد فلٹر میں بھیجا جاتا ہے۔ فلٹر اس مائع کو فلٹر کر کے اسے صاف کر کے اس کے بعد ایواپوریٹر میں بھیجا جاتا ہے۔ ایواپوریٹر بھی ایک لمبا ایک مڑا ہوا پائپ ہوتا ہے جو کہ ریفریجریٹر کے اوپر حصے یعنی فریج میں اوپر لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے فریج کے اندر رکھی گئی چیزوں اور پانی سے حرارت کو جذب کرنا اور اسے ٹھنڈا کرنا۔ تو ایواپوریٹر میں چکر لگانے کے دوران یہ ریفریجریٹر کے اوپر والے حصے میں رکھی گئی چیز سے حرارت کو جذب کر دیتے ہیں اور انہیں ٹھنڈک دیتے ہیں، اور حرارت جذب کرنے کے بعد یہ دوبارہ آہستہ آہستہ گیس کی شکل میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ ٹھنڈی مائع ایواپوریٹر کے آخری حصے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ مکمل طور پر گیس کی شکل میں تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کافی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ مکمل طور پر گیس کی شکل میں تبدیل کرنے کے لیے کمپریسر کی دوسری طرف اس سے آگے ایک اور ڈیوائس آلہ لگایا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے اکمولیٹر۔ اکمولیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھنڈی مائع کو واپس گیس کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے اور اسے کمپریسر کو واپس دے دیتا ہے۔ تو ایواپوریٹر کے آخری حصے سے جب یہ ٹھنڈی مائع نکلتے ہیں تو اس کے بعد اکمولیٹر میں بھیجا جاتا ہے۔ اکمولیٹر اس کو مکمل طور پر گیس کی شکل میں تبدیل کر کے دوبارہ کمپریسر کو دے دیتا ہے، اور کمپریسر اس کو دوبارہ کمپریس کر کے واپس کنڈنسر میں بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے، اور ریفریجریٹر کے اوپر حصے میں رکھی گئی چیز سے حرارت کو جذب کر کے اسے کنڈنسر کی مدد سے باہر پھینکا جاتا ہے، اور یہ ہمارے لیے برف اور ٹھنڈک پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اے سی بھی اس اصول کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے کمرے سے حرارت کو جذب کر کے اسے باہر پھینکا جاتا ہے، اور چند منٹوں میں آپ کے کمرے میں ٹھنڈک پیدا کر دیتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارا ویڈیو اچھی لگے ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ والسلام۔